नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए मतलब कि जो बेसिक मैथ होता है यानी कि जो बेसिक गणित है, उसमें हम आपको एक एक चैप्टर मतलब जितने भी चैप्टर अर्थमेटिक्स के हैं, जो भी बेसिक चीजें हैं, जिसको बिल्कुल मैथ नहीं आता वो जरूर इसको देखिएगा, क्योंकि छोटी छोटी चीजें ही बहुत कहीं ना कहीं हर एक परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए हम आज कुछ मतलब आज थोड़ा सा समय लेंगे, धीरे धीरे निरंतर समय को हम बढ़ाएंगे। ठीक है, आज हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम में। ठीक है, इसको बोलते हैं संख्या पद्धति। यानी जानते हो, जब गणित की शुरुआत होती है यहीं से शुरुआत होती है, यानी सबसे जो मतलब मैथ में सबसे जो पहला चैप्टर शुरुआत होता है यहीं से मैथ से माना जाता है। बाकी तो जब आप पढ़ लेंगे, जान जाएंगे, तो कोई सा भी पढ़िए। यानी कि जो गणित की शुरुआत होती है एक जीरो लेवल से, यानी कि जो अंक होते हैं, अंक की उत्पत्ति कैसे हुई, अंक क्या है, या जीरो, 1 to 9, आप लोग देखे होंगे जितने भी अंक होंगे जीरो से लेकर 9 तक ही होते हैं। उसके अलावा सब उसी को मिक्स करके आगे पीछे करके अनंत तक बढ़ाई जाती है। अगर आपको पूछ लिया जाए नंबर से मतलब सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, अगर ऐसा पूछ लेगा तो आप उस समय क्या सोचेंगे, इनफाइनाइट। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या कोई है ही नहीं, रुकेगी ही नहीं, यह श्रृंखला इससे बिल्कुल चलती ही चली जाएगी, और सबसे छोटी की भी नहीं रुकेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर निगेटिव में जाएंगे तो माइनस होते हुए चला जाएगा। तो ये एक मतलब एक सीरीज होती है, चैन। अगर अब इसी में कुछ न कुछ टॉपिक्स यानी कि शर्तें आ जाती हैं, जैसे आपको पूर्ण पूर्ण संख्या हो गई, प्राकृतिक संख्या हो गई, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ये सब शर्तें आती हैं, तब जाकर वो आप उसका एक एग्जैक्ट मान निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इन सभी चीजों को हम किस में पढ़ते हैं, संख्या पद्धति में। ठीक है, इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम। सबसे पहले हम अगर कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं, बिल्कुल आज मैं एक इंट्रोडक्शन टाइप का एक क्लास है, आप अभी हम डायरेक्टली पढ़ाने को तो हम डायरेक्ट पढ़ा देंगे। ठीक है, हम जानते हैं ये सब क्वेश्चन नहीं पूछेगा जो हम बता रहे हैं, पर लेकिन एक भूमिका, कोई भी चीज शुरुआत होती है, कोई भी बुक देखे होंगे उसमें एक भूमिका होती है, कोई आप नाटक देखे होंगे, कोई एक सारांश यानी भूमिका पहले बनाई जाती है, तब जाकर हम उस पर पहुंचते हैं। अगर आप लोग थ्योरी बेस पे क्लास किए होंगे कभी, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर, या कोई आपके साथी लोग पीएचडी वीएचडी करते होंगे, तो उन सब में बिल्कुल एक मतलब गहन अध्ययन के रूप में जाना जाता है, एक चीजों को समझा जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम सबसे पहले अगर कभी ऐसे नॉर्मली पूछ दिया जाता है संख्या पद्धति से क्या समझते हैं, तो क्या समझते हैं, संख्या की एक सीरीज को पद्धति कहते हैं? बिल्कुल नहीं, एक सिस्टमेटिक तरीके से बताया जा सकता है। ठीक है, हम मानते हैं कि इसका कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं होता है, लेकिन आप अपने तरीके से बता सकते हैं कि सर जो संख्या पद्धति होता है, हम इसके अंतर्गत संख्याओं के जो सीरीज होते हैं या संख्याओं का एक मतलब एक सिस्टमेटिक तरीके से जो नंबर्स बनते हैं, उसके जोड़ घटाना गुणा भाग इत्यादि चीजों का हम अध्ययन जो करते हैं संपूर्ण, उसको संख्या पद्धति के अंतर्गत हम रखते हैं। ठीक है, तो इसी के अंतर्गत अब इसमें आता है कि दो, ठीक है, एक आता है कि रियल नंबर, एक आता है इमेजिनरी नंबर। ठीक है, रियल नंबर का मतलब कि वास्तविक संख्या, हिंदी से ही वास्तविक संख्या। क्या इसमें दो पार्ट आते हैं? ठीक है, एक आता है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। ठीक है, इसको बोलते हैं रियल। ठीक है, रियल मीन्स एकदम रियल रियल। ठीक है, एकदम रियलिटी मतलब जो बोलते हैं ना रियलिटी है, वास्तविकता क्या है, रियल नंबर। ठीक है, अब आ जाता है इसके बाद दूसरा इमेजिनरी नंबर, इसको बोलते हैं काल्पनिक नंबर। काल्पनिक मतलब समझते होंगे, एक काम एक कोई चीजों में हम कल्पना करते हैं कि हाँ आकाश मेरे पास एक गाड़ी हो जाती, हम ये चीज कल्पना कर रहे हैं ना, रियलिटी तो कुछ नहीं है। रियलिटी तो हमारे पास है कि हम एक साइकिल से चलते हैं, और हम कल्पना क्या कर रहे हैं? ठीक है, वो कल्पना होती, काल्पनिक चीजें, काल्पनिक चीजें जो वास्तव में नहीं हो सकती, वो हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। ठीक है, वो काल्पनिक होते हैं। क्या बोलते हैं इसको? काल्पनिक, काल्पनिक संख्या। इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर।
इमेजिनरी नंबर, ठीक है। इसको काल्पनिक। अब हम बताएंगे वास्तविक संख्या कौन सी होती। वास्तविक संख्या जिसको हम लिख सकते हैं, यानी प्रदर्शित कर सकते हैं, जिसको हम प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है, प्रदर्शित कर सकते हैं, नंबर सिस्टम पर प्रदर्शित कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। इसको प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, प्रदर्शित नहीं कर सकते, ठीक है। इसको नहीं कर सकते, इसको कर सकते। अब इसमें हम बात कर देते हैं, इसमें जो होता है, इसमें जो हम जैसे हो गया, जिसमें 1 हो गया, 5 हो गया, √25 हो गया, या -1 +1 +5, ठीक, इत्यादि, ये हम प्रदर्शित कर सकते हैं स्केल पर। जैसे मान लीजिए ये स्केल हो गया 0, ये 0 का स्केल हो गया, फिर यहाँ से इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, ठीक है। इसको हम स्केल, नंबर स्केल पर हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते। जैसे ये हो गया i हो गया, उसके बाद ये पाई हो गया, √3i/5 हो गया, ये सब काल्पनिक संख्याएं होती हैं, ठीक है, काल्पनिक। अब इसके बीच की जो कड़ी होती है वो होती है कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स, ठीक है, सम्मिश्र। इसको हम थोड़ा सा जान लेंगे बस, यानी कि जो इसमें दोनों संख्या मिक्स रूप से होती है वो कॉम्प्लेक्स में, यानी कि उसको सम्मिश्र संख्याएं बोलते हैं, ठीक है। अब हम ये वाला इसी पर इंड हो जाता है, ये वाला भी थोड़ा सा इसका कोई इशू नहीं है। अब ये वाला जो होता है, यही श्रृंखला आगे तक चलती है। अब इसके भी कई टाइप्स आएंगे, इसी के अंतर्गत हम आगे इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब हम इसको आगे डिवाइड कर देते हैं, कौन कौन से सिस्टम में करेंगे, इसको कौन से 2 भागों में करेंगे, ठीक है। इसमें हम रेशनल एंड इरेशनल, ठीक है, परमेय और अपरमेय, यहां पर कर देंगे हम परमेय, परमेय संख्या, ये अपरमेय संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल, रेशनल नंबर, इसको इरेशनल नंबर। अब बात करते हैं कौन कौन से परमेय संख्या होती है, अपरमेय संख्या। परमेय संख्या वो होती है जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और Q इज नॉट इज इक्वल टू 0, ठीक है। शर्तें क्या थी मैंने बताया, जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं, और जो नीचे Q होता है वो 0 के बराबर नहीं हो, ठीक है। इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और Q इज इक्वल टू नॉट 0, ठीक है, Q इज इक्वल टू नॉट 0। यहां तक कोई दिक्कत? अब इसको बोलते हैं, इसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है, इसको नहीं लिख सकते, इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब इसके एग्जांपल्स भी हम बताएंगे, जैसे इसमें हो गया पाई हो गया, इधर पाई हो गया, इधर जैसे 4 हो गया, 5 हो गया, √2 बताओ क्या है √2? √2 इधर जाएगा, √3 ये सब इधर जाएंगे, इधर जाएगा, हो गया 0.5 ने 1.333 अगर हो गया तब, ठीक है, 1.567 567, इसको ध्यान रखिएगा, दशमलव के बाद अगर संख्या जो रिपीटेड हो,
ठीक है, रिपीटेड हो वो परमेय में आएंगे, नॉन रिपीटेड होती है अपरमेय में आता है। जैसे 1.5, 6, 1, 2, 4, 3, 2, 1, ये सब। ठीक है, ये सब हो गया। और कौन सी संख्या? पाई हो गया। अगर 22/7 है तो इधर आएगा। ठीक है, जीरो भी इधर आएगा। जीरो ना, जीरो कोई संख्या नहीं होती है, इसके बीच की दोनों को कड़ी होती है, न परमेय न अपरमेय। ठीक है, और आगे √2, √3 ये सब मैंने बताया ना, ये सब अपरमेय में आएंगे। क्योंकि वो अगर इसको डिवाइड करेंगे 1.4, 1, 4 ऐसे ऐसे मतलब नॉन रिपीटेड आगे बढ़ती हुई श्रृंखला जाती है। तो यहाँ तक हो गया, यानी सीधे सीधे बात, सीधा सीधा सिंपल सी बात समझिए, जिसको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 0.5 है, इसको पी बाई क्यू के रूप में कैसे लिख सकते हैं? 0.5 दशमलव हटाएंगे तो कितना आएगा नीचे? 5/10। 1 के 5, 5 2 10, 1/2 हो गया। कोई भी स्वतंत्र संख्या अगर हम लिखते हैं 4, तो हम इसको 4/1 लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर 4 हम 0 लिखेंगे तो क्या जाएगा बताओ? ये भाग जाएगा ही नहीं, इन्फिनिटी मतलब पॉइंट से बढ़ता चला जाएगा। इसलिए q इक्वल टू नॉट 0 होना चाहिए। अगर इधर कर देंगे तो वो अपरमेय में चला जाएगा। सबसे बड़ी संख्या वही रिपीटेड डेसिमल, रिपीटेड डेसिमल, नॉन रिपीटेड, ये ध्यान रखिएगा, यहां से कंफ्यूजन होता है। अब यहां से इसके आगे एक और संख्या देखते हैं। इसके बाद यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, अब इसके आगे हम पूर्णांक के बारे में समझेंगे। ठीक है, इसी के अंतर्गत आता है। पूर्णांक अगर आ गया, पूर्णांक जो होता है माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक, यानी कि 0 बीच में आएगा, इधर नेगेटिव मतलब ऋणात्मक, ऋणात्मक इधर आ जाएगा धनात्मक। ठीक है, ये हो गया पूर्णांक। अब इधर आ जाता है, इधर आ जाता है 2, इधर आ जाता है ऋणात्मक, ऋणात्मक पूर्णांक, इधर आ जाता है धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, इधर आ जाता है ऋणात्मक, इधर आ जाता है धनात्मक। ठीक है, अब यहां से क्या आता है, इसके बीच में 0 धनात्मक है ना, ऋणात्मक न्यूट्रल है ये। अब ऋणात्मक में आ जाता है जैसे ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4 है। इधर धनात्मक आ गया 1 2 3 4 5 6। अगर किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं लगा है तो वो हमेशा धनात्मक में ही माना जाता है। ऋणात्मक धनात्मक, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई इशू नहीं। मेन चीज यही थी, दोनों रेशनल इरेशनल और उसका पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। अब आ जाता है ये अब यहां से आ जाता है एक, अब यहां से इन्हीं दोनों संख्याओं में से निकलेगा धनात्मक से ही आपको होल नंबर और नेचुरल नंबर। ठीक है, अब इसके आगे की कड़ी में आ जाता है होल नंबर और नेचुरल नंबर। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसको हम मिटा देते हैं, फिर आगे संख्या आ जाती है मतलब कि पूर्ण और प्राकृतिक। ठीक है, होल मीन्स पूर्ण, पूरा, होल वर्ल्ड। देखा, होल वर्ल्ड, होल नंबर। ठीक है, होल नंबर हो गया, यहां से आ गया नेचुरल नंबर। ठीक है, होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कराएगा, पूर्ण मीन्स पूर्ण। यहाँ आ रहा है 0 0, यानी कि 0 से ले लो, 0 1 2 3। ठीक है, यहाँ इसमें 0 ऐड हो जाएगा। ठीक है, पूर्ण में। नेचुरल में सिर्फ 1 2 3 4 5 ये सब जाते हैं। ठीक है, ये सब
नेचुरल में जाएंगे। होल मीन्स यहाँ से जीरो से जो लेता है जीरो इसमें ऐड हो जाएगा होल, और अगर एक रहेगा जीरो नहीं रहेगा तो वो नेचुरल में रहेगा। ठीक है, अब इसमें नेचुरल में भी आता है क्या, प्राइम, प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर मीन्स क्या होता है, जो प्राइम संख्याएं होती हैं वो अभाज्य, उसके बाद कंपोजिट, प्राइम और कंपोजिट। ठीक है, इसको अभाज्य, इसको भाज्य। अभाज्य में से जो भाग ना जाए किसी भी संख्या से, एक से जाएगा उसके अलावा कोई संख्या नहीं जाएगी। जैसे हो गया एक अभाज्य संख्या, दो भी होती है, तीन, चार नहीं होगा, पाँच, छः नहीं होगा, सात, उसके बाद आठ, आठ नहीं, नौ नहीं, 10 नहीं, 11। लेकिन स्वयं की, या तो इसको स्वयं या तो एक, इसके दो ही गुणनखंड होंगे, या स्वयं या तो एक, इसके अलावा कोई नहीं होगा। जैसे इधर से आ गया, इधर से आ गया भाज्य संख्या में, जैसे हो गया 4, 6, 8, ठीक है, 9, ये भाज्य में आएंगे। जैसे इसके एक भी होगा, दो भी होगा, चार भी होगा, इसके एक भी होगा, एक तो सबका रहता है, तीन रहेगा, दो रहेगा। ठीक है, ये इसकी मतलब इसके दो से स्वयं और एक के अलावा तीसरी संख्या भी इसका गुणनखंड होता है, वो आ जाता है भाज्य में। तो अभाज्य संख्या मैंने बताया जो स्वयं से कटेंगी या तो एक से कटेंगी, इसके अलावा किसी भी संख्या से नहीं कटेंगी, वो अभाज्य यानी प्राइम नंबर, स्वयं प्राइम। कंपोजिट मीन्स यानी कि भाज्य संख्या रहेंगी, या तो स्वयं से कटेंगी, या तो एक से कटेंगी, या तो किसी अन्य तीसरे संख्या से भी कटेंगी, तो हो जाएगा कंपोजिट। यहाँ तक समझ में आया तो आप बिल्कुल कमेंट कर दीजिए थंबनेल मार के। अब आगे चलते हैं। अब इसी से आगे आता है सम और विषम संख्या। धीरे धीरे एकदम पूरा भूमिका बन चुका है। आज हम पूरा भूमिका कंप्लीट करा देंगे, कल डायरेक्ट क्वेश्चन पर हम सीधा कूद पड़ेंगे। ठीक है, तो अभी इसके आगे आ जाता है, यहाँ से हटा देता हूँ इसको। दो चीज और समझ लीजिए, थोड़ा थोड़ा आप समझ लीजिए, बेसिक चीजें हैं, समझ जाएंगे। अब इसमें देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3। ये बिल्कुल ये क्वेश्चन पूछा गया है, 100% पूछा गया, हर जगह पूछा जाता है, बिल्कुल इसको याद रखिएगा। अब सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, ठीक है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या विषम 9 आ जाएगा। ठीक है, इसके पहले कोई और नहीं है, 3 नहीं है, 3 तो यहाँ आ जाएगा, 4, 5, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, सही, बिल्कुल सही है। सम आ गया, इसमें 4, विषम आ गया, विषम भाज्य 6। ये सब बेसिक चीजें पता रहेगा, अपने आप लगा लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज रख लीजिए, सम इवन, इसको इवन नंबर बोलते हैं, इसको बोलते हैं विषम ऑड। ठीक है, जो 2 से भाज्य हो जाए उसको सम, 2 से ना भाज्य हो उसको विषम। ठीक है, यानी कि जिसमें 2 से गुणज, 2 का गुणज जितने हैं वो 2 से कट जा रहा है सम संख्या, 2 से नहीं कट रहा है तो वो विषम संख्या। ठीक है, इतना चीज याद रखिएगा। सम विषम और भाज्य भाज्य में अंतर है, याद रखिएगा, बिल्कुल बहुत अंतर है। मैंने बताया सम सिर्फ 2 का देखा जाता है, और इसमें भाज्य में स्वयं की संख्या, जैसे इसमें देख लीजिए 6, इसमें देखिए 9 तो विषम है। आप बोलेंगे ये भाज्य का भाज्य, तो आपको क्या लगाना है, भाज्य, यानी कि भाग जाएगी, किससे किससे जाएगी, 1 से जाएगी, 3 से भी जाता है, और उसके बाद 9 से भी जाता है। ठीक है, इसलिए ये भाज्य संख्या। यहाँ तक हो गया सम और विषम संख्या हो गई। ठीक, अब सबसे छोटी सबसे बड़ी, इसमें आप समझ गए ना, यही ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा क्या बचता है अब, अब यहां से आता है, जैसे कई एक क्वेश्चन आ गया, 1 से 100 तक अभाज्य, दिख रहा है कि नहीं नीचे, कंप्यूटर ऑपरेटर पीछे देखिए, नीचे दिख रहा है कि नहीं। 1 से 100 तक अगर अभाज्य संख्या की बताए तो
आप गिनेंगे तो आप गिन भी सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। जैसे 1 से 10 अगर पूछा, 1 से 10, 1 से 10 अगर पूछा तो कितने होंगे अभाज्य संख्याएं? 2। एक चीज याद रखिएगा, एक अगर है ना तो भाज्य है, ना भाज्य, ना अभाज्य, ना सम, ना विषम। इसको याद रखिएगा, ना सम, ना विषम, न भाज्य, न अभाज्य। ये परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, याद रखिएगा, एक परिमेय संख्या है। इतनी चीजें एक के बारे में याद रखिएगा, ठीक है। 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? 1 से 100 तक मैं बता दूं, 1 से 50 तक हो जाएंगे आपके, 1 से 50 तक होती हैं। अगर 1 से 50 पूछ लिया जाए तो 15, 1 से 100 तक हो जाएंगे 25, ठीक है। कितनी? 1 से 25, 1 से 100 तक 25, ठीक है। 1 से 200 तक, 1 से 200 तक 46, ठीक है। इसको याद रखिएगा ध्यान से। ये मैं कभी कभी ऐसे डायरेक्टली पूछ लेते हैं, अगर आपको आता रहेगा तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। 150 तक मैं निकाल के दिखाता हूँ, 15 कैसे आएगा। 1 से 50 क्या निकालना है? भाज्य, अभाज्य। 2, 3, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39 नहीं है, याद रखिएगा, 33, 39, 40, 41 है, 42, 43 है, 44, 45, 46, 47, 47, 48, 49, 50। कितने हो? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। देख लीजिए 15 आ गया कि नहीं? मैंने 39 बताया, 39 नहीं है। इस कंफ्यूजन मत होइएगा, यहाँ पर 39 नहीं होता है। यहाँ पर टोटल जितने थे ऐसे आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो आज हम यहीं तक देखते हैं, ठीक है। मैंने जो जितनी बेसिक चीजें थी मैंने बता दी है, फिर आगे कल हम बता देंगे क्या, ठीक है। आगे इससे क्वेश्चन बताएंगे, आप लोग बताएंगे तो क्वेश्चन बताएंगे, नहीं तो हम सीधा कुछ एक्स वाई जेड अभाज्य संख्या है तो एक जैसे क्वेश्चन आ जाता है, एक देख लीजिए। एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आप सभी को। क्या था? एक्स वाई जेड क्या है? अभाज्य। क्या है? अभाज्य। एक्स वाई जेड क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। तो इस तरह एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 38, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 38, इतना दिया है ना। तो क्या पूछा है? एक्स का अधिकतम मान, एक्स का अधिकतम मान, एक्स का अधिकतम मान पूछा है। इसमें आप दिमाग लगाएंगे, अगर एक्स का अधिकतम मान हमको निकालना है तो ये वाई और जेड सबसे न्यूनतम मान रखना पड़ेगा, ठीक है। सबसे न्यूनतम मान, सबसे न्यूनतम अगर हम यहाँ 2 रखेंगे, मान लीजिए यहाँ 3 रखते हैं, क्योंकि सबसे छोटी न्यूनतम यही दोनों है, ठीक है। तो क्या बचेगा? 3, 2, 5, 38 में से 5 घटा दीजिए, कितने बचे? 7 नहीं, 33, 5, 3, 8, तो कितना आया? एक्स प्लस वाई जेड बराबर 38, एक्स का अधिकतम मान की अगर हमें अधिकतम मान 33 ही आएगा।
पर लेकिन एक समस्या यहाँ पर आ गई। क्या समस्या आई? ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन फॉल्ट आया। 33 तो भाज्य है भैया, 33 तो 11 से कटेगा, 3 से कटेगा, 33 से कटेगा, 1 से कटेगा, भाज्य है। क्या पूछा? तीनों अभाज्य हैं, तीनों अभाज्य हैं। तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे भैया? यहाँ पर हम x के मान रखेंगे, इसका अगला मान 5 2 7, ठीक है, 5 2 7 रखेंगे। तब क्या आता है? यहाँ पर 38 में 7 घटेगा तो 31, 31 अभाज्य हो गया ना, 31 अभाज्य हो गया कि नहीं? और 31 अभाज्य हो गया तो अधिकतम मान 31 सही हो जाएगा, ठीक है, 31 अधिकतम मान सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन था, एक बेसिक। तो यहाँ तक मैंने जहाँ जो भी बताया, मैंने क्या क्या बताया सब कुछ याद रखिएगा। मैंने क्या बताया? रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, दोनों को जो कॉम्बिनेशन होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। फिर जो रियल नंबर होता है वो रेशनल और इरेशनल में होता है। जो p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है वो रेशनल हो जाएगा, जो नहीं लिखा जा सकता है वो इरेशनल हो जाएगा। उसके बाद डेसिमल रिपीटेड जो होता है वो रेशनल में आएगा, डेसिमल नॉन रिपीटेड जो आएगा, ठीक, वो आ जाएगा इरेशनल में आ जाएगा, ठीक है। अब वहां से क्या उसके आगे की कड़ी में आता है प्राइम, उसके बाद आ जाता है प्राइम नंबर, उसके मतलब कि भाज्य अभाज्य, ठीक है। भाज्य और अभाज्य संख्या है। भाज्य संख्या जो होती है जो उसके दो गुणनखंड या स्वयं और एक, इसके अलावा कोई नहीं। अभाज्य संख्या जिसके स्वयं और एक के अलावा कोई तीसरा एक गुणनखंड होना चाहिए, अभाज्य संख्या। विषम, फिर सम और विषम, सम और विषम संख्या मैंने बताया। सम दो से जो भाग हो जाए वो सम, दो से नहीं हो वो विषम। हमें यहाँ से एक आता है सहभाज्य। क्या आता है? एक सहभाज्य, सहभाज्य है, ठीक है। क्या आएगा? सहअभाज्य, ठीक है, सहअभाज्य, इसको बोलते हैं सहअभाज्य, सहअभाज्य। सहभाज्य संख्या जैसे आप ऑप्शन में दे देगा वहां उसमें से कौन सहभाज्य संख्या, तो जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है, सहभाज्य संख्या हो गया। 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, ठीक है। दोनों का जो एलसीएम आए वो 1 है, सहभाज्य संख्या इसको बोलते हैं, ठीक है। इसमें आ जाता है जैसे युग्म आ जाता है जिसमें अंतर जैसे बराबर बराबर आ जाते थे। इसके बाद आ जाता है जैसे अंतर बराबर, जैसे हो गया 2 5 3 ना, 2 और 5 का हो गया 3। आगे देखते हैं 3 5 5 7 11 13, युग्म वाला जैसे आ गया 3 5 5 7, ठीक है, 11 13। क्योंकि इसमें अंतर देखेंगे दोनों के 2 2 2 अंतर सेम आ रहा है, वो युग्म एक बना रहा है, वो युग्म सहभाज्य उसको बोलते हैं। अब एक आता है परफेक्ट नंबर, संपूर्ण अंक। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कहीं इसका काम नहीं है, जान लीजिए बस। संपूर्ण संख्या क्या है? संपूर्ण संख्या क्या है? संपूर्ण संख्या यानी कि परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर नीचे दिख रहा है कि नहीं? परफेक्ट नंबर, ठीक है, परफेक्ट नंबर। संपूर्ण संख्या क्या होती है? परफेक्ट नंबर। सभी गुणनखंडों का योग दी गई संख्या के बराबर हो, ठीक है। सभी गुणनखंडों का योग, जैसे सभी गुणनखंडों का योग मान लीजिए जैसे 28 है, इसमें क्या होता है 28 है, मान लीजिए दिया गया है सभी गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग जो होता है वो संख्या के बराबर हो जाए, ठीक है। गुणनखंडों का योग जो है वो वही स्वयं संख्या के बराबर आ जाए, उसको बोलते हैं संपूर्ण संख्या यानी परफेक्ट संख्या, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ तक खुद जैसे 28 का गुणनखंड बताइए, आप बताइए गुणनखंड ऐसे। अब भैया एक इसको गुणनखंड निकालना अब आपको नहीं आता तो भैया आप समझ लीजिए कभी थोड़ा सा और आपको सीखना पड़ेगा। कैसे निकालते हैं मैं बताता हूँ। जैसे 2, सबसे पहले 2 से काटते हैं, 14 7,
अब 7 किसी से नहीं कटे, एक एक, इसके गुणनखंड हो गया 1 1 2 2 7। इसका सभी गुणनखंडों का योग कैसे हो रहा है? अच्छा, ऐसा देखो, गुणनखंडों का योग देखिए, 28 का 1 कटेगा, 2 कटेगा ना, 3 4 9 7 14, ठीक है, 7 14, ये हो गया इसके सभी गुणनखंड। अब इसको जोड़ेंगे, 7 2 9 10, 24 से तब हो रहा है यार। हाँ, 4 से भी कटता है, बीच में एक छूट गया, 4 से भी कटता, 4 7 28, 4 5 4 4 हो गया, 7 हो गया, 14 हो गया, इतना हो गया। इसको जोड़ेंगे, 14 ये हो गया, 7 3 10 4 14 14 14 28, इसको पूरा जोड़ेंगे तो 28 होगा, ठीक है। तो ये परफेक्ट नंबर आ जाता है, परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर ऐसे ही कई संख्या होती है, इसका कोई काम नहीं आने की, परफेक्ट नंबर की परिभाषा याद रख लीजिए। उसके जितने भी गुणनखंड होंगे, अगर उसको हम जोड़ देंगे तो स्वयं वही संख्या आ जाती है, वो परफेक्ट नंबर होते हैं। तो मैंने आज संपूर्ण चीजें, मैंने बेसिक जो भी चीजें थे मैंने बताया। अब आपको कमेंट में बताना है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है, ठीक है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। फिर इसके आगे कल हम मिलेंगे, यूनिट डिजिट, नंबर ऑफ जीरो, गुणनखंडों की संख्या, या ये सब इसी टॉपिक में आते हैं, जो बेसिक बेसिक चीजें हर जगह पूछते हैं। थोड़ा थोड़ा हम आपको बताएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन करवाने का मतलब करवा सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन इसमें लिखना पड़ेगा, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे, इसलिए समस्या है। मेरा यही है, मेन मकसद यही है कि हम बेसिक चीजें जो थ्योरी है, ठीक है, जो आपका कंसेप्ट है वो कंसेप्ट हम आपको बताएंगे। अब उसी बेस पे आप क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, ठीक है। एक दो क्वेश्चन ऐसा नहीं, हम एक दो क्वेश्चन बताएंगे, उसी हिसाब से अपना क्वेश्चन आगे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। कैसा लगा वीडियो, एक बार कमेंट आप जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट ही हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है। फिर मिलेंगे इसके आगे का वीडियो। और एक जरूरी सूचना, अब ऐसी क्लासेज डेली हम जितने समय पाएंगे आप सभी के मैथ हम कंप्लीट करवाएंगे। यूपी पुलिस का जो पूरा संपूर्ण मैथ बिल्कुल हम कवर करवा देंगे। और रीजनिंग की बात, रीजनिंग का भी हम क्लासेस लाएंगे, कंसेप्ट, क्योंकि रीजनिंग देखिए, रीजनिंग में दो चीजें काम करनी पड़ती है, कंसेप्ट प्लस प्रैक्टिस। कंसेप्ट तो सब लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं। अगर हम प्रैक्टिस भी तभी करेंगे जब हमको कंसेप्ट आता रहे, तो इसलिए पहले कंसेप्ट पढ़ लीजिए। हम रीजनिंग